खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस वक्त कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। चलिए बड़ी खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि 7 तारीख को बजट सत्र पेश होगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं। योजनाओं के लिए दिए जा सकते हैं करीब 2000 करोड़ रुपए। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा का जो बजट सत्र है उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रियों से इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। धार्मिक योजनाओं का बजट सरकार बढ़ा सकती है इस विधानसभा सत्र में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों से चर्चा करेंगे और धार्मिक योजनाओं का बजट बढ़ा सकती है सरकार। योजनाओं के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। इसी के साथ गायों के संवर्धन संबंधित योजनाओं पर भी फोकस किया जा सकता है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदीप, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। प्रदीप, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है कि उनसे हमारा संपर्क। जी प्रदीप, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। हम आपको बता रहे थे बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और उस तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज आज मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और धार्मिक योजनाओं का बजट बढ़ाया जा सकता है। सरकार ऐसा बजट लेकर आ सकती है कि जो धार्मिक योजनाएं हैं उनका बजट बढ़ सकता है। योजनाओं के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं और इसी के साथ गायों के संवर्धन संबंधित योजनाओं पर भी फोकस हो सकता है। 7 मार्च से शुरू होगा ये बजट सत्र, जिसको लेकर अब विधानसभा बजट सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 7 मार्च से शुरू होकर करीब 25 मार्च तक ये विधानसभा सत्र चलेगा, बजट सत्र, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और उसी तैयारियों को लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों से चर्चा करेंगे। योजनाओं के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप तलरेजा हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदीप, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विधानसभा बजट सत्र को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और धार्मिक योजनाओं का बजट सत्र भी सरकार बढ़ा सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 7 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर ये पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। धार्मिक योजनाओं का जो बजट है उसे भी अब सरकार बढ़ा सकती है। इस बजट सत्र में योजनाओं के लिए और करीब 2000 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं और इसी के साथ ही गायों के संवर्धन संबंधित योजनाओं पर भी फोकस हो सकता है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से प्रदीप तलरेजा हमारे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये प्रियंका, आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा सत्र के लेकर के लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। 7 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू होना है।
ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जो है लंच के साथ साथ जो मंत्री हैं उनके साथ बात करेंगे किस प्रकार से बजट को लाना है और बजट के अंदर किस प्रकार से जन तक इस बजट को कैसे पहुंचाना है, कैसे जनता के हितों में इस बजट को रखा जाए, उसको लेकर के लगातार प्रयास रहेगी। लेकिन सरकार का फोकस 2023 को देखते हुए भी धार्मिक जो योजनाएं हैं उसको लेकर बजट कहीं ना कहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में जो बजट है उस बजट में लगभग 2000 करोड़ रुपए जो है वो धार्मिक योजनाओं के नाम पर दिया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि प्रदेश के अंदर कुछ समय पूर्व ही गऊ की हत्याएं हुई हैं, उसको लेकर भी सरकार को कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास जो है विपक्ष करेगा। ऐसे में ही जो पूर्व मुख्यमंत्री है कमलनाथ, उन्होंने गौशालाओं के जो काम किए थे उसको लेकर भी वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार का जो फोकस है वो गौों का संवर्धन और उनको कैसे उनको खाने पीने का उनका कैसे व्यवस्था की जाए, आने वाले समय में कैसे उनका ज्यादा से ज्यादा संवर्धन किया जाए, उसको लेकर के पूरी रणनीति तैयार की गई है। इस बजट सत्र में किन मुद्दों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा या ज्यादा महत्व दिया जाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर का जो पीसीसी चीफ है कमलनाथ और उनके जो मंत्री हैं लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना के बाद कहीं ना कहीं प्रदेश में जो बेरोजगारी की स्थिति है वो काफी गंभीर हो गई है। ऐसे में सरकार बेरोजगारी हो, महिला अपराधों का मामला हो, चाहे दलित उत्पीड़न का मामला हो, ओबीसी वर्ग को आरक्षण का मामला हो, ऐसे कई मुद्दों को लेकर के जो है लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। मध्य प्रदेश का विधानसभा बजट जो है उसमें ही इस बार ये देखा जा रहा है कि लगभग 19 दिवसीय का जो ये बजट सत्र है वो होगा, लेकिन इसमें सिर्फ 13 ही बैठकें की जाएंगी। ऐसे में सरकार को ज्यादा से ज्यादा घेरने के लिए चाहे कांग्रेस हो लगातार हमलावर रहेगी और कोशिश ये करेगी कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि जो है वो लेके आई है, जिससे 2023 का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं साफ होता हुआ देखा जाए। तो क्या इस बजट सत्र में आम जनता के लिए कोई राहत वाली खबर हो सकती है? या हमने देखा कि पिछला जो बजट सत्र आया था, शीतकालीन सत्र आया था जो, उसमें जनता के लिए कोई राहत नहीं थी। क्या इस बजट सत्र में कोई राहत मिल सकती है जनता को? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी हमने देखा है शीतकालीन सत्र के दौरान जो अनुपूरक बजट आया था लगभग 19,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। लेकिन अगर ये आम बजट की अगर हम देखा जाए तो ये इस बार का जो बजट है लगभग 2,53,000 करोड़ से ऊपर का ये बजट माना जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जनमानस को जुड़े हुए, चाहे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ लोगों को, युवाओं को जोड़ने की बात हो, या रोजगार आत्मनिर्भर के तरीके से कैसे व्यापार को डेवलपमेंट किया जाए, कैसे जो है जो दूसरे जो अन्य जो योजनाएं वो कैसे जनता के बीच में लाई जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जो है कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। लेकिन इस घोषणाओं के साथ साथ ये भी देखा जाना चाहिए कि प्रदेश के अंदर क्रियान्वयन इस चीजों पर कैसे होता है, उसको लेकर भी सरकार को अपना फोकस जो है वो स्टैंड अपना क्लियर करना पड़ेगा, अपना फोकस जो है उन योजनाओं पर लगाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तब जाके वो चीजें जनता तक अब पहुंच सकती हैं। ऐसे में जो पक्ष है लगातार हमलावर जरूर रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से वित्त मंत्री है जगदीश देवड़ा इस बजट को पेश करेंगे, जो उम्मीद बताई जा रही है कि लगभग 8 या 9 तारीख को वो अपना बजट जो है वो विधानसभा के पटल पर रखेंगे। लगभग इस बजट से जो उम्मीदें हैं, चाहे इंडस्ट्रीज एरिया की बात करें या जो दूसरे जो तबके हैं, कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग है, उनको भी कहीं ना कहीं जो जीएसटी की राहत है या टैक्स की जो राहत है उसको लेकर भी सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि आने वाले समय में व्यापारी जो है इनका सपोर्ट करने के लिए जो है आगे बढ़ के आ सके। प्रदीप, अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या उनको लेकर इस बजट में ऐसी कुछ घोषणाएं की जा सकती है जिससे कि आम जनता को लुभाया जा सके और इस बजट से सीधा सीधा विधानसभा में फायदा लिया जा सके? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 2023 में चुनाव होना है, ऐसे में कोई ज्यादा वक्त बचा नहीं जी। तकरीबन अगर बात करें तो 18 से 20 माह के आसपास का जो समय है वो लगभग बचा हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव को होने में। ऐसे में सरकार द्वारा कोशिश ये की जाएगी कि जो ज्यादा से ज्यादा जो जन लुभावन जो योजनाएं हैं वो लेकर इसमें आएगी। साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि कैसे सरकार जो है जनता के बीच में जाए। हमने देखा है कि कोरोना के समय में जनता के बीच में वो गए थे, निःशुल्क राशन की सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराई थी, कई अन्य जैसे चीजें जो है वो हुई थी। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो काम है वो कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। अगर हम बात करें जो विकास कार्यों की जो भूमि पूजन जो पूर्व जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने किया है, लेकिन अभी तक उनके जो काम है उन पर क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, क्योंकि बजट कहीं ना कहीं जो है वो नहीं मिल पाया है इसको। ऐसे में जो भूमि पूजन या जो विकास कार्यों की सौगात उन्होंने जनता को दी है, ऐसे में उन लोगों को भी वो
विकास कार्य करने के लिए बजट जो है वो शासन के द्वारा देना चाहिए, ताकि जनमानस के जो काम है, जो रुके हुए काम है, वो लगातार हो सके। जिस तरीके से अभी सीएम शिवराज इस बजट सत्र को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, तो क्या इस चर्चा के दौरान किसी प्रकार की रणनीति बन सकती है विधानसभा को लेकर? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि आज जब मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ ये बैठक करेंगे, तो कांग्रेस जो जिस प्रकार से हमलावर रहेगी विधानसभा सत्र के दौरान में, उसको कैसे रोकना है, उनके हमलों का जवाब कैसे देना है, कौन सा मंत्री बैक फुट पे काम करेगा, कौन सा मंत्री फ्रंट फुट पे आकर हमलों को संभालेगा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पूरी रणनीति जो है आज वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो बना सकते हैं। प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले हम दर्शकों को बता देते हैं कि वो खबर क्या है, फिर हम उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। चलिए एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं, जहां पर प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, जहां पर 257 प्राथमिक उपचार केंद्र और संजीवनी क्लिनिक खोले जाएंगे, जिसको लेकर प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। संजीवनी क्लिनिक पर तैनात होगी महिला रोग विशेषज्ञ और अन्य डॉक्टर्स। पोर्टल से जुड़ेंगे संजीवनी क्लिनिक, पीएचसी व सिविल डिस्पेंसरी, और मरीजों को आसानी से ये सुविधाएं मिल जाएंगी। जब प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो जाएगा, तो मरीजों को भी आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और उनकी जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। चलिए, और प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। प्रदीप, प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे कि मरीजों को सुविधाएं मिलेंगी और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी जानकारी भी आसानी से मिल पाएगी। सेवाओं को लेकर के प्रदीप, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। जी जी, तो ऐसे में जहां पर प्रदेश के अंदर 257 से ज्यादा प्राथमिक केंद्र खोले जाने हैं, प्राथमिक केंद्र और संजीवनी क्लिनिक खोली जानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो लचर हालत में देखी जा रही थी। ऐसे में जो लोग हैं उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा था, लोगों को लगातार वो चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हमने इससे पूर्व हमने देखा है कि कई जगहों पर जो है जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी सेवाएं देने के लिए वहां पर नहीं पहुंच रहे, जिस पर सरकार ने कार्रवाई भी की थी। अब ऐसे में लगातार अब गांव तक या गांव के आसपास के वो क्षेत्र जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या वहां पर ज्यादा देखी जाती है, ऐसे में 257 से ज्यादा संजीवनी क्लिनिक और जो वहां पर प्राथमिक उपचार केंद्र है वो खोलने की बात जो है सरकार ने अब की है। तो सीधी तौर पर इससे जो आम लोग हैं उन्हें सीधा सीधा फायदा मिल पाएगा। जी, तो देखिए बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लगातार जब से ये 200 से ज्यादा 250 से ज्यादा जब ये संजीवनी क्लिनिक या प्राथमिक उपचार केंद्र खोले जाएंगे, तो ऐसे में आसपास के रहवासी जो है उनको कहीं ना कहीं इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा, मरीजों को भी आसानी से इन सुविधाओं जो है वो सुविधाएं अब इनको मिल पाएंगी। अगर हम बात करें संजीवनी क्लिनिक की या प्राथमिक उपचार केंद्रों की, तो सबसे बड़ी समस्या हमने देखी है कि महिलाओं के जो रोग है, महिला रोग विशेषज्ञों की कमी जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही थी। अब ऐसे में वहां पर महिला विशेषज्ञ जो वहां पर रहेंगी वो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पर जानकारियां दे पाएंगी। और सबसे बड़ा इसका फायदा ये रहेगा जब ये सीधे जो संजीवनी क्लिनिक है या पीएचसी है या सिविल डिस्पेंसरी है वो सीधे पोर्टल के माध्यम से जुड़ेगी, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके कि आसपास में कौन सा क्लिनिक है या कौन से संजीवनी क्लिनिक वहां पर अवेलेबल है या प्राथमिक उपचार केंद्र वहां पर है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। ये सरकार की प्राथमिकता है। तो इसमें किस तरीके से वो लोग उनसे जुड़ सकेंगे, किस तरीके से इसकी तमाम जानकारी ले सकेंगे आम जनता? देखिए, लगातार कोशिश यही की जा रही है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ये प्राथमिक उपचार केंद्र संजीवनी क्लिनिक खोली जाए। उसका सीधा फायदा ये रहेगा कि मान लीजिए कि एक छोटा सा गांव है, वहां पर जो है सिविल हॉस्पिटल वहां पर उपलब्ध नहीं है, या वहां पर उपलब्ध है लेकिन वो 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है या 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ऐसे में अगर किसी महिला को या किसी बच्चे को या किसी पुरुष को
किसी प्रकार की चोट लगती है, कोई होता है, तो वो सीधे जो है वहां पर जाके प्राथमिक उपचार केंद्र में अपना प्राथमिक इलाज जो है वो करवा सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो गंभीर रोग होते हैं, कहीं उसके लिए उनको दूसरे हॉस्पिटलों में रेफर करने की सुविधा जो है वहां पर उपलब्ध रहेगी। साथ साथ दूसरी चीज ये भी देखी जाएंगी, सर्दी खांसी बुखार है या छोटी मोटी जो चोट की चीजें होती है जिसको लेकर के लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं जी। ऐसे लोग भी जो है वो प्राथमिक उपचार केंद्रों में पहुंचकर इसका सीधा लाभ ले सकेंगे। सबसे ज्यादा जो फायदा जो रहेगा उन क्षेत्रों में रहेगा जहां पर जो है सिविल डिस्पेंसरी या संजीवनी क्लिनिक वहां पर उपलब्ध नहीं है। जी प्रदीप, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पास में स्वास्थ्य केंद्र ना होने के चलते हॉस्पिटल जाते जाते कई लोगों की बीच में ही मौत हो जाती है, तो अब इन मौतों को भी रोका जा सकेगा कहीं ना कहीं इस संजीवनी क्लिनिक के खुल जाने से। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही बात है कि हमने कई बार हमने खबरों में देखा है कि जो दूर दराज के क्षेत्र है वहां पर प्राथमिक उपचार केंद्र न होने की वजह से जो है वहां पर कई लोगों की मौत रास्ते पे ही हो जाती है। ये अधिकतर हमने चीजें देखी है। लेकिन इन प्राथमिक उपचार केंद्रों संजीवनी क्लिनिक खुलने के बाद चाहे वो गर्भवती महिलाओं हो या कोई सर्पदंश से जो ग्रस्त व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल है या अन्य चीजों को लेकर के भी वो घायल है, तो ऐसे में सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया जाए ताकि मृत्यु जो हो रही है या अन्य कारणों की वजह से जो प्राथमिक उपचार नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको भी दुरुस्त करने का काम जो है वो प्रशासन करने की तैयारी में है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि 257 प्राथमिक उपचार केंद्र और संजीवनी क्लिनिक खोले जा रहे हैं जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके और उन्हें उससे स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं और उनकी जानकारी मिल सके, और जिस तरह से अभी लापरवाही के चलते कहा जाए या फिर दूर दराज हॉस्पिटल होने के चलते लोगों की मृत्यु हो जाती थी उसे भी रोका जा सके और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं लोगों तक पहुँचाई जा सके। इसको लेकर ये संजीवनी क्लिनिक खोला जा रहा है। चलिए और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि राहत भरी खबर है। अब यूक्रेन से भारतीय अपने वतन वापसी कर रहे हैं। काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। यूक्रेन और रूस में जो महायुद्ध चल रहा है उसमें कई भारतीय नागरिक और छात्र फंसे हुए थे जिसके चलते अब एक राहत भरी खबर आई है भारत के लिए, जहां पर ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों की घर वापसी हो रही है, वतन वापसी हो रही है। यूक्रेन से स्वदेश लौट कर आ रहे हैं छात्र और नागरिक। भारतीयों को लेकर लौटे वायुसेना के 4 ग्लोब मास्टर। आपको बता दें C-17 ग्लोब मास्टर से 800 भारतीयों को वतन लाया गया है। लगातार ये एक खुशी की खबर है। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि यूक्रेन और रूस के बीच महायुद्ध चल रहा है, उसी बीच हजारों लाखों नागरिक वहां फंसे हुए थे, छात्र फंसे हुए थे, और अब ये राहत भरी खबर है कि सभी लोगों की वतन वापसी हो रही है और ऑपरेशन गंगा के चलते उन्हें लाया जा रहा है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप तलरेजा एक बार फिर हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है भारत में और उसके तहत अब तक कई भारतीयों को और कई भारतीय छात्र और नागरिकों को लाया जा चुका है। ये खुशी की खबर है। प्रदीप, आप तक मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप, माइक को पास में रख के बात करिए, आपकी आवाज हम तक और जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। आठवां दिन है आज युद्ध का। इस युद्ध को देखते हुए जिस प्रकार से सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा था, गंगा ऑपरेशन के दौरान में ये देखा जा रहा था कि जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा वतन लाया जाए, उसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ऐसे में अब कोशिश यही की जा रही थी कि पहले एयर इंडिया की फ्लाइटों से ही सिर्फ यात्रियों को जो है वहां फंसे जो लोग हैं उनको लाने का काम किया जा रहा था। लेकिन एक जो देश की सरकार है उसके द्वारा जो है एक बड़ा ऑपरेशन तैनात किया गया था, उसे ऑपरेशन गंगा के नाम से बोला गया था। लेकिन जिस प्रकार से अब भारतीय वायु जो वाहन है वहां पर सी ग्लोबल मास्टर जी वो जो है अब जो यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं उनको लगातार लाने का काम किया जा रहा है। अभी तक अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 3500 से ज्यादा छात्र जो हैं
वो वतन वापसी कर चुके हैं। कि अभी जैसे कि C-17 ग्लोब मास्टर से 800 भारतीयों को वतन लाया गया है, वो आ चुके हैं यूक्रेन से, अपने देश पहुंच चुके हैं। अब क्या कुछ है, कैसी खुशी है उनके चेहरे पर? देखिए बिल्कुल प्रियंका, अपने वतन वापसी की जो है कोशिशें जो लगातार वो कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा है कि 8वां दिन लगातार यूक्रेन पर लगातार हमले करते जा रहा है, वो चाहे हवाई हमले हो चाहे जमीनी स्तर से हमले हो, लगातार वो करता जा रहा है। ऐसे में जो अपने जो भारत के जो लोग हैं वहां पर फंसे थे, या जो मेडिकल के छात्र जो वहां पर पढ़ाई करने गए थे, वो कहीं ना कहीं इससे फंसे हुए थे। और ऐसे में सरकार के द्वारा जो कोशिशें की जा रही थी कि लगातार कैसे भारतीय जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, भारतीय मूल के जो लोग वहां पर हैं, उनको कैसे वतन वापस लाया जाए, उसकी कोशिश लगातार सरकार कर रही थी। और लगातार ये मांग भी उठ रही थी कि जब भारतीय सेना के जो विमान है वो भी जो है वो वहां पर जाएं और लगातार रूस में जो यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं उनको वतन वापस लाने के लिए सरकार ये काम करे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो देश की सरकार है उसके द्वारा ये कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री की अगर हम बात करें या विदेश मंत्री की बात करें, तो उन्होंने लगातार इस बात को संभाले रखा और जो C-17 ग्लोबल मास्टर है उसको वहां पर रवाना किया। लगातार हमने देखा है कि गाजिया जो ये एयरबेस है, हिडन एयरबेस पर जो है इन यात्रियों को उतारा गया, सकुशल इन यात्रियों को वापस वतन वापसी लाई जा गई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 800 से ज्यादा जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं, गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर इनको उतारा गया है। वो पूरे ही देश के जो छात्र हैं वो लगातार यहाँ पर लौट रहे हैं और अपने सकुशल जो अपने परिवारों के साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय छात्र जो हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और वतन वापसी पर भारत माता की जय के नारे भी लगाते हुए देखे जा रहे हैं। वाकई में प्रदीप, बहुत ही दर्दनाक हादसा, जिस तरीके से वहां पर युद्ध चल रहा है उसके बीच फंसे रहना, और उस बीच में कितने प्रकार के उनके बीच में कई प्रकार की ऐसी भय आए होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं इस गोलीबारी में हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, कई प्रकार के ऐसे विचार आने लगते हैं जब हम ऐसे हालात में फंसते हैं। और अब उन लोगों की वतन वापसी हो चुकी है तो काफी खुशी होगी उनके चेहरे पर, उनके परिजनों में भी काफी खुशी देखी जा रही होगी कि उनके बच्चे अब सही सलामत, उनके परिजन जो भी हों सुरक्षित अब वतन लौट गए हैं और जल्द ही उनके घर पहुंच जाएंगे। देखिए बिल्कुल प्रियंका, स्वाभाविक सी बात है जब इतने बड़े युद्ध घटनाक्रम से निकलने के बाद जब छात्र या कोई भी पीड़ित परिवारजन होता है या परिजन के लोग वहां पर रहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है इस बात को स्वाभाविकता है कि जो लोग हैं वो काफी खुश होते देखे जाते हैं। लेकिन अभी भी स्थितियां काफी गंभीर बनी हुई है। लगातार रूस जो है यूक्रेन पर लगातार हमले करते हुए देखा जा रहा है। अभी भी अगर हम बात करें तो लगभग 17,000 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसे में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या किरण रिजिजू की हम बात करें, वो लगातार वहां पर विदेशों में पहुंचे हुए हैं। जो सीमा जो यूक्रेन के आसपास की जो सीमा है, चाहे रोमानिया हो, हंगरी हो, पोलैंड हो, वो वहां पर ये कोशिशें कर रहे हैं कि जो भारत के जो वहां पर छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनको सकुशल भारत वापस लाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी घटना हमने एक दो दिन पूर्व ही देखी है, जब एक कर्नाटक का रहने वाला छात्र नीरज जो है उसकी रूस की गोलीबारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन, उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। लगातार भारत वापसी के जो छात्र वहां पर फंसे हैं या जो भी नागरिक वहां पर हैं उनको सकुशल भारत लाने के जो प्रयास है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए। वाकई प्रदीप, जिस तरीके से हमने भी देखा था कि कर्नाटक का जो हादसा हुआ, जो वहां का छात्र यूक्रेन में उसकी हत्या हो गई गोलीबारी में, तो उसके चलते कहीं ना कहीं परिजनों में भी और छात्रों में भी ये डर बैठ गया था कि क्या होगा आगे, कुछ कहीं ना कहीं डर बैठाने वाली घटना थी ये, जिस तरीके से ये गोलीबारी में छात्र की मृत्यु हुई है। लेकिन शासन और प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है कि भारतीयों को घर वापस लाया जाए, उनकी वतन वापसी कराई जाए, जिसको लेकर शासन प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। और खबर भारत भी यही अपील करता है कि जल्द से जल्द सभी नागरिक, सभी छात्र वहां से सुरक्षित लौटकर यूक्रेन से सुरक्षित स्वदेश पहुंच जाएं और उनकी वतन वापसी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, और बड़ी खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। तेलों के क्या भाव थे, डीजल और पेट्रोल कितना सस्ता था, गैस सिलेंडर कितनी सस्ती थी और आज कितना महंगा हो गया है। तो महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है।
बेरोजगारी चरम सीमा पे